नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 25 दिसंबर 2024 से दिन बुधवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। वहीं दोस्तों आज क्रिसमस का दिन भी है, तो आप सभी लोगों को मैरी क्रिसमस। आज पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्योहार मनाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। जयपुर सहित 27 जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान के 4 जिलों में घना कोहरा छाया। कई शहरों में दिन का पारा 10 डिग्री तक गिरा। मैं दोस्तों, अब राजस्थान में कक्षा 5वीं और 8वीं के बच्चों को पास होना जरूरी। फेल होने पर विद्यार्थियों को अगले कक्षा में एडमिशन नहीं मिलेगा। राजस्थान सरकार का एक और बड़ा फैसला। राजस्थान के शिक्षा मंत्री बोले, शिक्षा में इससे सुधार होगा। इसी के साथ ही दोस्तों, क्या दिल्ली शिफ्ट हो रही है अशोक गहलोत। लगातार दौरों से बड़ी सुखबुगाहट, पहले भी मिल चुकी है बड़ी जिम्मेदारी। वहीं दोस्तों, वसुंधरा को पीएम से मिलने में 1.5 साल लग गया। खाचरियावास बोले, हमें राज्य से सहानुभूति है। वहीं दोस्तों, कोटपुतली से आई बड़ी खबर। एल आकार की रिंग से चेतना को निकाला जा रहा है बाहर। इसी के साथ ही भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे फिर पहुंचे दिल्ली। क्या राजस्थान के मंत्रिमंडल में होगा बड़ा बदलाव। वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खुशखबरी। राजस्थान में आज से सरकारी और निजी स्कूलों में होगी 12 दिन की छुट्टियां। इसी के साथ ही दोस्तों, किसान 31 दिसंबर तक करवा ले ये जरूरी काम, नहीं तो प्रधानमंत्री की इस योजना का नहीं मिलेगा लाभ। इसी के साथ ही दोस्तों, कॉलिंग के लिए अब अलग से पैक जारी करेगी कंपनियां। ड्यूअल सिम यूजर्स और डेटा पैक नहीं लेने वाले 30 करोड़ उपभोक्ताओं को फायदा होगा। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबर के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना एक कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। जयपुर सहित 27 जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान के 4 जिलों में घना कोहरा छाया। कई शहरों में दिन का पारा 10 डिग्री तक गिरा। देखिए दोस्तों, राज्य में सोमवार को ही सीजन की पहली बारिश के कारण शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। दिन में शीतलहर चली, इससे ठिठुरन बढ़ गई है। गंगानगर, चूरू, पिलानी जो कि झुंझुनू में पड़ता है, वहां पर दिन का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं पहुंचा। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के 18 जिलों में घना कोहरा छाने का भी येलो अलर्ट जारी। वहीं कल यानी 26 दिसंबर से एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। इस दिन 9 जिलों में बारिश हो सकती है। 27 दिसंबर को जयपुर सहित 27 जिलों में बारिश होने का अलर्ट है। जयपुर में सस्ते दामों पर जमीन देगा जेडीए। 3 लाख से शुरू होगी कीमत। आवेदन की फीस दोगुनी की गई। देखिए, जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए ने जयपुर में नई आवासीय योजना यानी कि अटल विहार योजना लॉन्च की है। इसके तहत जयपुर में 284 प्लॉट बेचे जाएंगे। इनकी कीमत 3 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। इस योजना के आवेदकों को आवेदन शुल्क के रूप में 1000 रुपए देने होंगे। पहले ये शुल्क 500 रुपए था, यानी अब ये दोगुना कर दिया गया। जेडीए ने 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक कालवाड़ रोड पर प्रस्तावित अटल विहार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इस योजना में आवेदन शुल्क 1000 रुपए नॉन रिफंडेबल निर्धारित था, यानी अगर आपने एक बार इस योजना में अप्लाई कर दिया तो आपको शुल्क वापस नहीं मिलेगा। इससे पहले साल 2012 तक आवासीय योजना के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपए था, जिसे साल 2012 के बाद बढ़ाकर 500 रुपए किया गया था। अब ये 500 रुपए था, लेकिन इसे अब दोगुना कर दिया गया। अब ये 1000 रुपए कर दिया गया। इस योजना के इनकम स्लैब में भी बदलाव किया गया। साल 2020 तक योजनाओं में HIG ग्रुप के लिए इनकम स्लैब 10 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आमदनी होना जरूरी थी। अब इसे बदलकर 18 लाख रुपए वार्षिक आमदनी कर दिया है। HIG ग्रुप में 220 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड दिए जाते हैं। कांग्रेस बोली, मानवाधिकार आयोग में नियुक्तियां पहले से तय थी। सरकार ने न तो बातचीत की, न रायसुमारी। राहुल और खड़गे ने असहमति जताई थी। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम को सोमवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। अब कांग्रेस ने उनकी नियुक्ति पर ये सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की ओर से जारी किए गए नोट में कहा गया कि NHRC के चेयरपर्सन की सिलेक्शन कमेटी में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, लेकिन उनकी राय को गंभीरता से नहीं लिया गया। कांग्रेस ने कहा कि चयन समिति की बैठक बुधवार को हुई थी, लेकिन ये पहले से निर्धारित एक्सरसाइज थी। इसमें एक दूसरे की सहमति लेने की परंपरा को नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसे मामलों में आवश्यक होता है। ये निष्पक्षता के प्रिंसिपल को कमजोर करता है, जो चयन समिति की विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण है। सभी की राय लेने, विचार करने को बढ़ावा देने की बजाय समिति ने बहुमत पर भरोसा किया। इस मीटिंग में कई वाजिब चिंताएं उठाई गई थी, लेकिन उसे दरकिनार कर दिया गया। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, वी रामा सुब्रमण्यम सोमवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उनसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा आयोग के अध्यक्ष थे। वे इसी साल 1 जून को इस पद से रिटायर हुए थे। तब से ही आयोग की सदस्य विजया भारती सयानी कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रही थी। कक्षा 5वीं और 8वीं के बच्चों के लिए सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान के शिक्षा मंत्री बोले, शिक्षा में होगा सुधार।
देखिए, केंद्र सरकार ने साल के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहने वाले कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए अनुत्तीर्ण न करने की नीति यानी कि नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। वर्ष 2019 में शिक्षक अधिकार अधिनियम यानी RT में संशोधन के बाद कम से कम 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही इन 2 कक्षाओं के लिए अनुत्तीर्ण न करने की नीति यानी कि नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया था। राजपत्र अधिसूचना के अनुसार नियमित परीक्षा के आयोजन के बाद यदि कोई बच्चा समय समय पर अधिसूचित प्रोन्नति मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है तो उसे परिणाम की घोषणा की तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर अतिरिक्त निर्देश और पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। यानी दोस्तों, इसे आसान शब्दों में समझाऊं, यानी किसी बच्चे ने 5वीं 8वीं कक्षा में परीक्षा दी, अगर वो बच्चा फेल हो जाता है तो उसे 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा देनी होगी। अगर वो दोबारा पास नहीं होता तो उसे अगली कक्षा में भेजने की बजाय उसी कक्षा में रखा जाए। अधिसूचना में कहा गया कि यदि पुनः परीक्षा में बैठने वाला छात्र प्रोन्नति यानी अगली कक्षा में जाने के लिए जो मानदंड है अगर उन्हें पूरा करने में असफल रहता है तो उसे 5वीं 8वीं कक्षा में ही रोक दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा। यानी दोस्तों, उन्हें उसी कक्षा में रखा जाएगा लेकिन उन्हें स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। बेशक वो बच्चे फेल हो जाए, उन्हें स्कूल से नहीं निकाला जाएगा, बस उन्हें उसी कक्षा में दोबारा रखा जाएगा जिस कक्षा में वो फेल हुए, या वो 5वीं में हो या फिर वो 8वीं में। वही दोस्तों, अधिसूचना में एक और खास बात है, इसमें कहा गया कि स्कूल का प्रधानाचार्य ऐसे बच्चों की सूची बनाएगा जो पढ़ाई में पिछड़ गए हैं और उन बच्चों की प्रगति की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करेगा। शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार यह अधिसूचना केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों सहित केंद्र सरकार द्वारा संचालित 3000 से अधिक स्कूलों पर लागू होगी। आपका दोस्तों, सरकार के द्वारा जारी की गई इस अधिसूचना पर क्या कहना, आपकी इस पर क्या राय, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या दिल्ली में शिफ्ट हो रही है अशोक गहलोत? लगातार दौरों से बड़ी सुगबुगाहट, पहले भी मिल चुकी है बड़ी जिम्मेदारी। देखिए, राजस्थान में अशोक गहलोत की पहचान सियासी दावपेच में माहिर नेता की रही है। सियासी अखाड़े में उनके दाव के सामने अच्छे नहीं टिक पाते, इसलिए उन्हें जादूगर भी कहा जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर एक आम चर्चा ये भी है कि जब भी राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं कर पाती है तो उन्हें दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा है कि पार्टी अशोक गहलोत को राष्ट्रीय महासचिव का पद भी दे सकती है। हाल ही में दिल्ली प्रवास के दौरान उनकी कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से भी मुलाकात हुई, जिसके बाद से सियासी चर्चाएं तेज हो गई। वहीं अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक कांग्रेस की 3 पीढ़ियों के साथ काम किया। इतना ही नहीं, वो हर दशक में गांधी परिवार के सबसे वफादार और भरोसेमंद ग्रुप के नेताओं में शामिल रहे हैं। पार्टी में अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के संकेत भी मिल रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनावों में हुई हार के बावजूद भी गहलोत का कद घटने की बजाय बढ़ सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा की अशोक गहलोत को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या फिर राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। ऐसे में दोनों में से कोई एक भी पद अगर अशोक गहलोत को मिलता है तो वो दिल्ली से ही अब राजनीति करने वाले। हालांकि अशोक गहलोत ने पहले भी कई बार क्लियर किया है कि वो राजस्थान में रहकर ही राजनीति करेंगे। लेकिन दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक राजस्थान छोड़कर देश की राजनीति में गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के पीछे पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का रोल अहम रह सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अशोक गहलोत को पार्टी की ओर से क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ पहले भी कई बड़े पदों पर रह चुके हैं। वसुंधरा को पीएम से मिलने में 1.5 साल लग गया, खाचरियावास बोले हमें राज्य से सहानुभूति है। देखिए, टोंक के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के समरावता गांव में उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा के 40 दिन बाद कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समरावता गांव पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार नरेश मीणा को परेशान कर रही है, उन्हें जल्द रिहा करना चाहिए। प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार और पुलिस नरेश मीणा के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज करेगी, क्या नरेश मीणा को फांसी देंगे। इस दौरान खाचरियावास ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उनसे जब ईआरसीपी का क्रेडिट वसुंधरा राजे को नहीं दिए जाने के बारे में सवाल किया गया तो खाचरियावास ने कहा कि वसुंधरा राजे की कौन चिंता कर रहा है। बीजेपी में वसुंधरा की कोई सुनवाई नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने में 1.5 साल लग गया। हमें उनसे सहानुभूति है, लेकिन बीजेपी में अब कोई दम नहीं बचा। पहले वसुंधरा जी संघर्ष करती थी, लेकिन अब बीजेपी में अंदर ही अंदर राजनीति चल रही है। आपको बता दें, 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्घाटन किया था, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया था कि आरसीपी का क्रेडिट तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को नहीं दिया गया। चुनाव नियमों में बदलाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, कांग्रेस ने याचिका लगाई। केंद्र ने पोलिंग बूथ के फुटेज सार्वजनिक करने से इनकार किया था। देखिए, कांग्रेस ने चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट से पब्लिक करने से रोकने के नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया। केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग्स जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने से रोकने के लिए चुनावी नियमों में बदलाव किया। याचिका पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव आयोग को ऐसे महत्वपूर्ण कानून चुनाव संचालन नियम 1961 में एक तरफा संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। नियमों में बदलाव के बाद 21 दिसंबर को भी उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग पारदर्शिता से इतना डरता क्यों है। आयोग
के इस कदम को जल्द ही कानूनी चुनौती दी जाएगी। इस मामले में अधिकारियों ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ करके फेक नैरेटिव फैलाया जा सकता है। बदलाव के बाद भी ये कैंडिडेट्स के लिए उपलब्ध रहेंगे, अन्य लोग इसे लेने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर चुनावी प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा खत्म करने का और पारदर्शिता कमजोर करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मोदी सरकार ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर हमला किया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल पर जुर्माना लगाया। स्पैम कॉल और मैसेज पर रोक लगाने में फेल रही थी। कंपनियों पर टोटल 141 करोड़ का जुर्माना बकाया। देखिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने स्पैम कॉल और मैसेज पर रोक लगाने में फेल होने की वजह से रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल पर जुर्माना लगाया। इलेक्ट्रॉनिक टाइम्स की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई। 4 बड़ी कंपनियों के अलावा कई छोटी टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर भी ट्राई ने जुर्माना लगाया है। ट्राई ने टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशंस के तहत सभी कंपनियों पर यह जुर्माना लगाया। लेटेस्ट राउंड में ट्राई ने सभी कंपनियों पर टोटल 12 करोड़ का जुर्माना लगाया। पिछले जुर्माने को जोड़कर टेलीकॉम कंपनियों पर टोटल 141 करोड़ का जुर्माना है। हालांकि कंपनियों ने इन बकायों का भुगतान अब तक नहीं किया। ट्राई ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से कंपनियों की बैंक गारंटी को भुनाकर पैसे वसूलने की रिक्वेस्ट की है, लेकिन इस पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का फैसला भी पेंडिंग है। कोटपुतली से आई बड़ी खबर, एल आकार की रिंग से चेतना को निकाला जा रहा है बाहर। देखिए, राज्य के कोटपुतली से खुशखबरी आई है। सरुंड थाने के गांव किरतपुरा की ढाणी बडियाली वाली में 700 फीट गहरे बोरवेल में 150 फीट की गहराई पर फंसी 3 साल की बच्ची चेतना को निकालने के लिए लगातार दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। प्रशासन ने बच्ची को निकालने के लिए एल आकार का रिंग बनाया, जिसे उन्होंने गड्ढे में डालकर बच्ची को सफलतापूर्वक फंसा लिया। बताया जा रहा है कि बच्ची को करीब 40 फीट तक ऊपर खींचा गया। वहीं दोस्तों, आशा है कि जल्द ही बच्ची को बाहर भी निकाल लिया जाएगा। वहीं घटनास्थल पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा पुलिस प्रशासन की टीम ने पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन बीते दिन सुबह तक कोई सफलता नहीं मिली थी। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत और एएसपी वैभव शर्मा भी मौके पर मौजूद हैं। भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे फिर पहुंचे दिल्ली। क्या राजस्थान के मंत्रिमंडल में होगा बदलाव? देखिए, राजस्थान की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीते कुछ दिनों से काफी सक्रिय नजर आ रही। भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा के बीच वसुंधरा राजे दिल्ली रवाना हो गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि वसुंधरा राजे ने अभी हाल ही में 20 दिसंबर को दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजे की करीब 40 मिनट तक मुलाकात चली। पीएम मोदी से वसुंधरा राजे की मुलाकात की तस्वीर राजस्थान की राजनीति में काफी चर्चा का विषय भी रही थी। अब एक बार फिर से उनका दिल्ली दौरा सुर्खियों में। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इसी समय दिल्ली दौरे पर हैं। इसके बाद की आस लगाया जा रहा है कि आगामी दिनों में होने वाले मंत्रिमंडल फेरबदल में राज्य समर्थक विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। बता दें कि अगर राजस्थान में आगामी दिनों में मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है तो राज्य के कई समर्थक विधायकों को मौका मिल सकता है। राजस्थान में आज से सरकारी और निजी स्कूलों में होगी 12 दिन की छुट्टियां। देखिए दोस्तों, राज्य के स्कूली छात्र और छात्राओं और टीचरों के लिए एक बड़ी खबर है। राजस्थान में स्कूलों में आज यानी 25 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश भी शुरू होने जा रहा है। 25 दिसंबर यानी आज क्रिसमस का भी त्योहार है। स्कूली बच्चों को ये सेंटा क्लॉज का भी गिफ्ट मिला है। सरकारी आदेश के अनुसार प्रदेश के राजकीय और निजी स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां आज यानी 25 दिसंबर से 5 जनवरी 2025 तक घोषित की गई है। अब एयरपोर्ट से भी मिलेगी मेट्रो की सौगात, सरकार ने शुरू की कवायद तेज। देखिए, सब कुछ सरकार की योजना के मुताबिक रहा तो जयपुर शहरवासियों के एयरपोर्ट से भी मेट्रो की सौगात मिल सकती है। इसके लिए राज्य सरकार ने अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर लिया। अब बकायदा फिजिबिलिटी तलाशी जा रही है। उच्च अधिकारी भी इस संबंध संभावित लागत निकाल रहे हैं। दरअसल राजस्थान में केवल जयपुर शहर में ही मेट्रो ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। मेट्रो का फेज 1 ही संचालित है। अब फेज 2 की तैयारी शुरू कर दी गई। नई सरकार बनने के बाद से ही फेज 2 को लेकर चर्चाएं तेज है और तैयारियों में भी सरकार जुटी है। जयपुर मेट्रो के फेज 2 की डीपीआर अपडेशन, अन्य संभावित मार्गों पर मेट्रो संचालन की संभावना तलाशने, चयनित रास्तों की डीपीआर तैयार करने आदि के संबंध में शासन सचिवालय में नगरीय विकास और आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव गालरिया ने समीक्षा बैठक ली। जयपुर एयरपोर्ट विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल 1 पर हर महीने बड़ी संख्या में यात्री आते हैं। इन यात्रियों को मेट्रो की सुविधा मिले तो शहर की कनेक्टिविटी काफी हद तक बढ़ जाएगी। शहर में यातायात का दबाव भी कम होगा। इसलिए जयपुर एयरपोर्ट मेट्रो कनेक्टिविटी पर सरकार का इन दिनों पूरा फोकस है। जयपुर वासियों को सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध मिले, इसके लिए सरकार जुटी है। इसे देखते हुए जयपुर मेट्रो को देश भर में मॉडल मेट्रो के रूप में विकसित किया जा रहा है। नगरीय विकास और आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रोजेक्ट में खर्च और लागत का समुचित आंकलन किया जाए ताकि वित्तीय संसाधनों का सदुपयोग हो सके। साथ ही सभी स्टेक होल्डर्स के साथ समन्वय स्थापित कर गुणवत्ता और दिए गए समय सीमा के अनुरूप कार्य पूर्ण किया जाए ताकि आमजन के लिए बेहतर परिवहन सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध करवाई जा सके। किसान 31 दिसंबर तक करवा ले ये जरूरी काम, नहीं तो प्रधानमंत्री की इस योजना का नहीं मिलेगा लाभ।
देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल खराबे में होने वाले नुकसान से बचाव के लिए किसान 31 दिसंबर तक फसलों का बीमा करवा सकते हैं। साथ ही जो किसान फसल बीमा नहीं करवाना चाहते उनको संबंधित बैंक में लिखित में सूचना देना अनिवार्य है, अन्यथा केसीसी लेने वाले किसानों का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में स्वतः ही फसल बीमा हो जाएगा। योजना में किसानों की ओर से खेतों में वास्तविक रूप से बोई गई फसलों की सूचना 29 दिसंबर तक लिखित में देनी होगी, ताकि वास्तविक बुआई अनुसार फसलों का बीमा संबंधित बैंक या समिति द्वारा किया जा सके। कॉलिंग के लिए अलग से पैक जारी करेगी कंपनियां। डुअल सिम यूजर्स और डेटा पैक नहीं लेने वाले 30 करोड़ उपभोक्ताओं को फायदा होगा। देखिए, टेलीकॉम कंपनियों को अब अपने यूजर्स के लिए वॉइस प्लस एसएमएस पैक ऑप्शन अलग से देना होगा, क्योंकि कई यूजर्स केवल कॉलिंग के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें मौजूदा डेटा पैक के साथ कॉलिंग प्लस एसएमएस के लिए रिचार्ज करवाना होता है, जो काफी महंगा पड़ता है। वहीं कई यूजर्स 2 सिम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक कॉलिंग के लिए तो दूसरा इंटरनेट के लिए होता है, लेकिन उन्हें रिचार्ज दोनों के लिए करवाना पड़ता है। ऐसे में सरकार इसके लिए नई गाइडलाइन लाने की तैयारी कर रही है। इससे देश के करीब 30 करोड़ यूजर्स को डायरेक्ट फायदा मिल सकते हैं। CNBC ने सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी दी। देश की 3 मेजर टेलीकॉम कंपनियां वोडाफोन आइडिया, जियो और एयरटेल ने इसी साल 3 और 4 जुलाई से रिचार्ज के दाम 25% तक बढ़ा दिए। तब जियो के 239 रुपए वाले प्लान की कीमत 299 रुपए और एयरटेल का 179 रुपए वाला सबसे किफायती रिचार्ज प्लान अब 199 रुपए का हो गया, जिसके बाद से ही बिना डेटा के पैक देने की मांग उठने लगी थी। कुंभ के लिए जयपुर से प्रयागराज फ्लाइट शुरू होगी, रोज उड़ान भरेगी, वापस भी आएगी। 1 घंटे 50 मिनट का होगा सफर। देखिए, जयपुर से महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। स्पाइसजेट एयरलाइंस ने जयपुर से प्रयागराज के लिए डेली फ्लाइट शुरू की है। ये फ्लाइट हर दिन जयपुर से प्रयागराज और प्रयागराज से जयपुर आएगी। इससे पहले अलायंस एयरलाइंस ने भी जयपुर से प्रयागराज के लिए सीधी फ्लाइट शुरू करने का फैसला किया। ये फ्लाइट साप्ताहिक थी। स्पाइसजेट एयरलाइंस के प्रवक्ता ने बताया कि महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एयरलाइंस द्वारा जयपुर से प्रयागराज की सीधी फ्लाइट शुरू की जा रही है। फ्लाइट संख्या SG 2963 12 जनवरी से 10 फरवरी तक संचालित होगी, जो हर दिन सुबह 7:05 पर जयपुर से रवाना होगी। ये फ्लाइट 1 घंटे 50 मिनट में अपना सफर पूरा कर सुबह 9 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। मुख्यमंत्री जी कब तक सहेगा राजस्थान? छात्रा के अपहरण पर डोटासरा ने सरकार को घेरा। देखिए, डीग जिले के पहाड़ी कस्बे में थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर दिन दिहाड़े एक 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा का फिल्मी अंदाज में अपहरण कर लिया गया। बोलेरो गाड़ी में सवार हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैलाई और छात्रा को जबरन गाड़ी में पटक कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पहाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और गोपालगढ़ पुलिस के साथ मिलकर अपहरणकर्ताओं को पकड़ने और छात्रा को ढूंढने का प्रयास किया। हालांकि 15 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा। अपहरण के दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर अपहरण का वीडियो शेयर करते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा, मुख्यमंत्री जी कब तक सहेगा राजस्थान? सिर्फ नारे देने और झूठे दावे करने से बेटियों को सुरक्षा नहीं मिल सकती। ये शर्मनाक तस्वीरें आपके गृह जिले भरतपुर में डीग की है, जहां पुलिस थाने के बाहर से 10वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण हुआ। बालोतरा के बाद डीग में बेटी का सरेआम अपहरण और आए दिन दरिंदगी की घटनाएं बताती है कि प्रदेश में कानून का राज खत्म हो चुका है और आपके सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ट्रेन की तर्ज पर प्लेन में राजस्थानी ने पिलाई चाय। हैदराबाद से जोधपुर जा रही थी फ्लाइट। लोग बोले, साथी यात्रियों को जहर देना कितना आसान। देखिए, एक वीडियो में इंडिगो एयरलाइंस 6C का एक यात्री अपनी फ्लाइट के दौरान साथी पैसेंजर्स को चाय देता हुआ दिखाई दे रहा है। चाय पिलाने का तरीका भी ठीक ट्रेन जैसा है। हालांकि वो चाय पिलाने के बदले रुपए नहीं लेने की भी बात कहता दिख रहा है। ये अपने आप में अजीबोगरीब मामला था कि कोई शख्स अपने साथ पहले तो चाय बनाकर तमाम सुरक्षा चेक को क्लियर करते हुए फ्लाइट तक पहुंच गया। उसके बाद वहां फ्लाइट के अंदर उसने कैबिन क्रू और एयर होस्टेस की मौजूदगी में सभी साथी पैसेंजर्स में चाय भी सर्व कर दी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बना। ये वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई। क्या ये वीडियो असली है? क्या वास्तव में किसी यात्री ने अपने घर से तैयार चाय फ्लाइट में लोगों को पिलाई? चाय पिलाने वाला कौन था? क्या इस सुरक्षा के लिहाज से सेफ था या फिर नहीं? इंडिगो प्रबंधन और फ्लाइट क्रू ने कैसे इसकी परमिशन दे दी? वहीं दोस्तों, वीडियो में जो शख्स चाय पिलाता दिख रहा है वो राजस्थान का रहने वाला है। उसका नाम रमेश है। रमेश ने बताया कि साल भर पहले जोधपुर स्थित रामचौकी धाम में गुरु महाराज के दर्शन करने इंडिगो की फ्लाइट से गया था। तब मेरी यात्रा से पहले इच्छा थी कि फ्लाइट में भी लोगों को अपनी तैयार की हुई चाय पिलानी चाहिए। यही सोचकर मैं फ्लाइट में चाय लेकर गया था। इसके बाद वहाँ लोगों को चाय भी पिला दी। तब किसी साथी पैसेंजर ने वीडियो भी बना लिया था। हालांकि इसके बाद मुझे ये वीडियो नहीं मिल पाया था। अभी कुछ दिन पहले ही वो पैसेंजर मुझे मिले थे और कहा कि रमेश भाई, आपका वो फ्लाइट में चाय पिलाने वाला वीडियो मेरे पास पड़ा है। इस पर मैंने उन्हें कहा कि तब तो वो वीडियो मुझे दीजिए, उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। उन्होंने मुझे वीडियो दिया तो मैंने 19 नवंबर को वीडियो अपने इंस्टाग्राम पेज इंडियन चाय वाला पर अपलोड कर दिया था। इसके बाद से ये वीडियो अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर वायरल हो रहा है दोस्तों। लेकिन इसके बाद अब सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं, तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे इसे फ्लाइट में चाय ले जाने की अनुमति
अनुमति कैसे दी गई, इसे इंडिगो के कैबिन क्रू और पायलटों ने क्यों नहीं रोका। साथ ही यात्रियों को जहर देने और पूरी उड़ान को खतरे में डालना कितना आसान है। इंडिगो प्रबंधन और एयरपोर्ट सुरक्षा प्रबंधन को गौर करना चाहिए। ऐसा लगता है कि सभी लोग एक साथ किसी बारात में यात्रा कर रहे हैं। जो भी हो, ये काम फ्लाइट में स्वीकार्य नहीं है और न ही बोर्डिंग के बाद सुरक्षा कियोस्क से आगे चाय का बोतल ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। फ्लाइट में मुझे बंद छोटी पानी की बोतल ले जाने की अनुमति नहीं दी और ये आदमी अंदर चाय की बोतल लेकर गया। ऐसे कमेंट्स सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। प्राइवेट प्लेन हायर किया है शादी के लिए भाई लोग। ये सब कमेंट सोशल मीडिया पर इस वीडियो के नीचे आए। जयपुर में गैस टैंकर ब्लास्ट में 13 लोगों की हुई मौत, उसका ड्राइवर बच निकला, मथुरा का है निवासी। देखिए दोस्तों, राजस्थान के जयपुर से अजमेर हाईवे पर भांकरोटा में एलपीजी टैंकर ब्लास्ट में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 23 घायलों का अस्पताल में इलाज अभी भी चल रहा है। बड़ी बात यह है कि जिस गैस टैंकर के ब्लास्ट होने से 13 लोगों की जान गई, उसका ड्राइवर बच निकला है। पुलिस को एलपीजी टैंकर के ड्राइवर के बारे में हादसे के 3 दिन बाद जाकर अब जानकारी लगी है। वो उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला है। पुलिस अब गैस टैंकर के ड्राइवर से इस हादसे को लेकर पूछताछ करेगी। इसके लिए उसे जयपुर बुलाया गया है। भांकरोटा के SHO मनीष कुमार के मुताबिक ट्रक की टक्कर के बाद गैस लीक हुई तो टैंकर ड्राइवर जयपुर की तरफ दौड़ा, इससे उसकी जान बच गई। इसके बाद ड्राइवर ने टैंकर मालिक को फोन कर घटना की पूरी जानकारी दी। पुलिस ने अब टैंकर ड्राइवर जयवीर को पूछताछ के लिए जयपुर बुलाया। जयवीर उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला है। राजस्थान में पहली बार रोबोट से हार्ट सर्जरी, 3 दिन में 3 मरीजों का सफल इलाज। देखिए, राजस्थान में पहली बार रोबोट की मदद से हार्ट सर्जरी की गई। मणिपाल हॉस्पिटल की कार्डियक सर्जन टीम ने लगातार 3 दिन में 3 मरीजों, 1 महिला और 2 पुरुषों की ये सर्जरी की है। सभी मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। सर्जरी करने वाले सीनियर कार्डियक सर्जन डॉक्टर ललित आदित्य मलिक ने बताया कि ये तकनीक पारंपरिक सर्जरी से बिल्कुल अलग है। इसमें न तो चीरा लगाया जाता है और न ही हड्डी काटी जाती है। पुरानी तकनीक में छाती पर 9 से 10 इंच तक लंबा चीरा लगाया जाता था, जबकि रोबोटिक सर्जरी में केवल एक छोटा छेद करके ऑपरेशन पूरा किया जाता है। 2 मरीजों के हार्ट की नसों में ब्लॉकेज थी, जिनकी बाईपास सर्जरी की गई। एक मरीज के दिल में बड़ा छेद था, जिसे रोबोटिक सर्जरी से बंद किया गया। तीनों मरीज राजस्थान के निवासी हैं। दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई जैसे महानगरों में पिछले साल से तकनीक इस्तेमाल हो रही है। जयपुर में इस नई पहल के साथ अत्याधुनिक रोबोट हार्ट सर्जरी की सुविधा यहीं उपलब्ध होगी।